आज है नौसेना दिवस और देश की मजबूत और साहसी नौसेना और नौसैनिकों को जी बिजनेस की तरफ से एक बड़ा सैल्यूट और बहुत बहुत बधाइयां और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। आइए करते हैं एक्शन की शुरुआत। आज दुनिया भर के बाजारों से थोड़े से बेहतर संकेत है, लेकिन क्रेडिट पॉलिसी का है बड़ा दिन। क्या रहेगा एक्शन और किस तरह से होगा आज का ट्रेड, पॉलिसी से पहले और पॉलिसी के बाद, इस पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। पॉलिसी पर नजर है, साथ ही भी है और मार्केट का एक्शन भरपूर है। तो सर बताएं, आज के लिए बड़े ट्रिगर्स क्या हैं? दीपा, अमेरिकी बाजारों में तेजी रही 85 अंकों की, जो उम्मीद से बेहतर है, क्योंकि भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 70-80 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे थे। उसके विपरीत अच्छी मजबूती के साथ बंद हुए और डाउ फ्यूचर्स हल्के हरे निशान में 40-50 पॉइंट ऊपर है। तो संकेत ग्लोबल मार्केट से ठीक है, बेहतर है। कल 3:30 बजे के मुकाबले में अभी 8 बजे सुबह 10 बजे पॉलिसी आने वाली है। पॉलिसी के पहले और पॉलिसी के बाद का एक्शन बेहद अहमियत वाला है और ये पॉलिसी बेहद खास है। भले ही ब्याज दरों में बदलाव की उम्मीद ना हो, लेकिन कई मायनों में आज की पॉलिसी बहुत बड़ी रहेगी। दिशा तय करने के लिहाज से उस पर रहेगा फोकस। विस्तार से करेंगे चर्चा। और कोरोना पर आज प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक करने जा रहे हैं सुबह 10:30 बजे, उस पर भी नजर रहेगी। बर्गर किंग, हर एक बर्गर किंग की बाइट लेने के लिए तैयार है इन्वेस्टर। जबरदस्त रेस्पॉन्स, 9 गुना से ज्यादा कल बढ़ चुका है। रिटेल इन्वेस्टर्स ने तो अपना हिस्सा 35 गुना पहले से ही कर दिया। तो जबरदस्त रेस्पॉन्स आता हुआ दिख रहा है। आज आखिरी दिन, पैसा जरूर लगाइए। बिल्कुल अनिल जी, तो बर्गर किंग पर एक बार फिर से आपसे सवाल भी करना चाहूंगा सर। पर आज का जो बड़ा ट्रिगर है आरबीआई पॉलिसी, इस पर पहले नजर डालते हैं सर, क्योंकि काफी सारे ट्रिगर्स में से अगर इसको देखें तो ये एक इम्पॉर्टेंट रहेगा। जो पॉलिसी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स होते हैं या एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं हर पॉलिसी में देखने के लिए, उस लिहाज से बताइए सर, किस तरह से आज पॉलिसी पर अप्रोच होनी चाहिए? देखिए दीप, सबसे पहले पॉलिसी में सबसे ज्यादा अहमियत वाली चीजें क्या है वो बता दूं, और उसके बाद हम विस्तार से चर्चा ये इस बात की करेंगे कि आगे क्या कुछ होने वाला है। तो देखिए, पॉलिसी में आज के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है 3 फैक्टर जिन पे आरबीआई गवर्नर को अपनी राय देनी है पूरी तरह से। उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप ध्यान में रख लीजिए क्या होने वाला है। 3 बड़े मुद्दे हैं जिन पर आरबीआई गवर्नर अपनी राय रखेंगे, और सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा है इन्फ्लेशन का, महंगाई का, जो कि आरबीआई की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी के लिहाज से देखें तो आरबीआई की महंगाई दर की जो लिमिट है ऊपर की, जिसके ऊपर आरबीआई महंगाई दर को नहीं देखना चाहता है, वो है 6% का। पिछले महीने का इन्फ्लेशन 6% से ऊपर है और अभी भी इस महीने का उम्मीद आप कर सकते हैं कि 8% के आसपास का इन्फ्लेशन का आंकड़ा। तो जाहिर सी बात है कि आरबीआई के कंफर्ट लेवल से इन्फ्लेशन का आंकड़ा कहीं ज्यादा ऊपर आपको नजर आ रहा है। तो ये सबसे बड़ा ट्रिगर है जिस पर आपको नजर रखनी है। और आरबीआई अगर इन्फ्लेशन को ऊपर देखता है तो फिर आरबीआई के लिए चिंता की बात है, और आरबीआई ये सोचेगा कि अब इस इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है। दूसरी बात जो है वो ग्रोथ को लेकर है। ग्रोथ को लेकर चिंताएं बरकरार है, नो डाउट। पिछले जो तिमाही की ग्रोथ है वो 7.5% नेगेटिव आई है, अंदाजा 8.5-9% नेगेटिव का था, तो उससे थोड़ी सी बेहतर आती हुई दिखी है। लेकिन फिर भी ग्रोथ को लेकर चिंता है, नेगेटिव ग्रोथ है। ठीक है, हम लोअर बेस पर आगे चलते हुए थोड़ी सी अच्छी ग्रोथ दिखाएंगे, लेकिन पता है अब इस ग्रोथ को आपको तिमाही दर तिमाही देखनी होगी, न कि साल दर साल। तो ग्रोथ को लेकर कंफर्ट खास अभी भी नहीं है, और खास तौर से नवंबर के महीने के जो आंकड़े आए हैं पिछले 3 महीनों के मुकाबले में आंकड़े धीमे पड़ते हुए दिख रहे हैं, तो वो थोड़ी सी चिंता की बात रहेगी। तो ग्रोथ को लेकर आरबीआई क्या कुछ करता है, ये दूसरी चीज है। और तीसरी और सबसे बड़ी चीज आज आरबीआई की पॉलिसी में देखने वाली बात है वो है एक्सेस लिक्विडिटी। जरूरत से ज्यादा पैसा सिस्टम में है, और ये बात फैक्ट है कि अच्छा खासा पैसा है, नो डाउट। आरबीआई उस पैसे से डॉलर खरीद कर अपने रिजर्व बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि रुपया कमजोर रहे, बहुत ज्यादा मजबूत ना हो, ताकि एक्सपोर्टर्स को फायदा हो। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, एक्सेस लिक्विडिटी की वजह से इस वक्त ब्याज दरें नीचे भी है, और एक्सेस लिक्विडिटी की वजह से बैंक्स के पास अभी पैसा देने के ऑप्शन हैं बोरोर्स को, लेकिन बोरोर्स की बैलेंस शीट है कमजोर। उसके ऊपर मॉरेटोरियम को लेकर अभी तक फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट का आना बाकी है। तो इस वक्त जो सिस्टम में लिक्विडिटी कहीं ज्यादा है,
आरबीआई की रेपो रेट से नीचे भी आप बैंक्स को लेंड करते हुए देख रहे हैं। ओवरनाइट रेट काफी नीचे है। तो इस लिक्विडिटी को सिस्टम में से निकालने के लिए आरबीआई या इसको टाइट करने के लिए आरबीआई क्या कुछ कर सकती है, इस पर क्या संकेत देते? तो जैसा कि आपको मुझे सबको पता है कि इस बार आरबीआई की तरफ से ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि आरबीआई ने लगातार अपना स्टैंड अकोमोडेटिव रखा है। अकोमोडेटिव से पहले न्यूट्रल करेंगे और न्यूट्रल से आगे जरूरत पड़ी तो वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी के संकेत देंगे। तो अचानक से ऐसा नहीं होगा, लेकिन इसमें बिल्कुल साफ है कि आरबीआई गवर्नर की लैंग्वेज क्या होती है। ऐसे में मेरा ये मानना है इन 3 बड़े फैक्टर्स और इन 3 बड़े मुद्दों को देखते हुए गवर्नर साहब की लैंग्वेज जो होगी वो न्यूट्रल से कॉशियस होगी। पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकती कि हम अकोमोडेटिव रहेंगे और लंबे समय तक ब्याज दरों को हम नीचे रखेंगे, ऐसा तो कह ही नहीं पाएंगे, उनके पास है ही नहीं वो। लेकिन वो ये जरूर कह सकते हैं कि अभी हम न्यूट्रल हैं, और वो अगर चाहे कॉशियस संकेत दें कि भाई इन्फ्लेशन हमारे हाथ से निकल रहा है, और ये इन्फ्लेशन दोनों ही तरह से आ रहा है, घरेलू खाने पीने की चीजों का और सर्विस इन्फ्लेशन, सर्विस सेक्टर की ग्रोथ का इन्फ्लेशन दोनों हमारे हाथ में, लेकिन हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और तीसरा इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, जो कमोडिटीज की प्राइसेस पूरे दुनिया भर में बढ़ रही, कच्चा तेल बढ़ गया। देखिए, भले हम डायरेक्टली पास ऑन नहीं कर रहे हैं, हमारे ऊपर असर नहीं पड़ रहा क्योंकि पहले से हम ज्यादा भाव दे रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली असर उसका कहीं न कहीं आता है। बाकी सारी कमोडिटीज, मेटल्स के प्राइसेस देखिए तेजी से भाग चुके हैं। तो इन्फ्लेशन इंपोर्टेड भी है और हमारा लोकल भी है। घरेलू इन्फ्लेशन, खाने पीने की चीजों के दाम देखिए, शुगर 9 साल की ऊंचाइयों पर चल रहा है। तो ढेर सारी कमोडिटीज ऐसी है जहां पर इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है, जो कि आरबीआई गवर्नर साहब के कंट्रोल के बाहर की चीजें हैं। तो वो उसे कैसे हैंडल करते हैं? तो मुझे लगता है एक ही चीज उनके थोड़ा फेवर में कि लिक्विडिटी ज्यादा, इसलिए ब्याज दरें बहुत तेजी से बढ़े ना। लेकिन अगर आरबीआई गवर्नर लिक्विडिटी को कम करने के बारे में कोई संकेत देते हैं तो फिर ये पॉलिसी उस मामलों में आगे की दिशा तय करने वाली होगी। तो ये 3 बड़ी बातें हैं जिन पर आज आपको पॉलिसी में ध्यान रखना है। जी दीप। बिल्कुल जी, तो ये 3 बड़ी बातें हैं जिसको पॉलिसी में ध्यान रखना है सर। तो फिर ये जो बाजार की अब तक की अप्रोच रही है कि शायद इस पॉलिसी में कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं आए, रेट कट तो खैर नहीं आएगा सर, या रेट्स का कुछ बदलाव नहीं आएगा, पर ये जो एक्सपेक्टेशन थी कि कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं आए, क्या ये सही है? रेट के अलावा भी अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं, ये मानना सही रहेगा? आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए, आरबीआई क्या कर सकता है रेट के अलावा? देखिए, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए वो रेट कट करे, ये तो संभव है ही नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है। इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए वो रेट बढ़ाएं, ये तो संभव है ही नहीं, क्योंकि अभी आप रेट बढ़ाने की सिचुएशन में ही नहीं है जब ग्रोथ की हालत इतनी खराब है। तो तीसरा जो मुद्दा है वो बचता है लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी कम करने के लिए आरबीआई ऐसा क्या करेगी जिससे ब्याज दरें बहुत बढ़े भी ना और सिस्टम से लिक्विडिटी भी निकल जाए? या फिर जो फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स औने पौने दामों पर ओवरनाइट जो अपनी बोरोइंग और लेंडिंग कर रहे हैं, उसे कैसे काबू में किया जाए? और अगर पैसा जरूरत से ज्यादा बैंक्स के पास है और वो कि लेंडिंग में क्वालिटी का और क्वांटिटी का ध्यान न रखते हुए उधार देना शुरू करे और बाद में सिस्टम की रिस्क बने, उसे कैसे कंट्रोल करना है? यही सबसे बड़ा एक काम है जो आरबीआई गवर्नर साहब को आज करके दिखाना है। तो मेरा ये समझना है, हो सकता है इस लिक्विडिटी को देखकर आरबीआई गवर्नर कुछ न कुछ ऐसे उपाय करे जो सीधे सीधे तौर पर दरों से जुड़े हुए ना हो, लेकिन बाजार में से पैसा कम करने की कोशिश करे। ये एक काम हो सकता है। और उसके लिए वैसे तो सबसे आसान काम दीप ये है कि एक सीआरआर कट कर दें, सीआरआर हाइक कर दें, आप कैश रिजर्व रेशियो बैंक का बढ़ा दें, तो ऑटोमेटिकली बैंक्स के पास पैसा ज्यादा रहेगा और बैंक्स ऐसे में आरबीआई को पैसा कम देंगे या लेंड कम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए सिस्टम में से लिक्विडिटी निकल जाती है। तो हो सकता है आरबीआई गवर्नर बिना किसी बदलाव के ब्याज दरों को रखे, लेकिन सीआरआर बढ़ाने के ऊपर एक मौका देख सकते हैं या फिर सीआरआर बढ़ाने का एक संकेत दे सकते हैं। तो आप मतलब एकदम एक्सट्रीम सिनेरियो में सोचें तो इस बात की संभावना बनती है कि आरबीआई गवर्नर आज 1/4% सीआरआर बढ़ा दें ताकि सिस्टम में से लिक्विडिटी निकले। और या फिर दूसरा तरीका यह है कि आरबीआई गवर्नर ये कहे कि एक पॉलिसी में और देखता हूं, डेटा किस तरह से बनते हैं, किस तरह से इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है या आगे और बढ़ना रुक जाता है, किस तरह से ग्रोथ और गिरना रुक जाती है, और किस तरह से दूसरे प्रयास करके सिस्टम में से लिक्विडिटी को कम किया जाए बजाय सीआरआर बढ़ाने के लिए। तो ये ऑप्शंस उनके पास काफी हैं। अब वो देखना है किस ऑप्शन का सबसे आसान ऑप्शन ये है कि आप 1/4% सीआरआर
बढ़ा दें अपने आप सिस्टम में से, तुरंत प्रभाव से आज की आज कल की कल, जिस दिन से आप बढ़ाते हैं लिक्विडिटी निकल जाएगी। वो बड़ा आसान काम है। तो अब गवर्नर साहब के ऊपर वो आसान काम लेते हैं या फिर कोई मुश्किल रहा दूसरा तरीका चुनते हैं जिससे कि धीरे धीरे सिस्टम में से लिक्विडिटी कम हो। जी दीप, लेकिन आप इनकार नहीं कर सकते हैं किसी भी तरह के एक्शन का, और उसमें से एक CRR हाइक भी हो सकती है। बिल्कुल अनिल जी, तो ये आपने बड़ी क्लियर बात कही है सर कि इंटरेस्ट रेट्स पर बदलाव हो ना हो, पर और अन्य कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, शायद इस बार वहां पर नजर रखनी चाहिए। और 3 जो बड़ी बातें अनिल जी ने हाईलाइट करी हैं वहां पर नजर रखिए। आरबीआई पॉलिसी, तो सर आरबीआई पॉलिसी तो 10 बजे है, इस पर हमारी नजर रहेगी। इसके अलावा आज आखिरी दिन है जहां तक बर्गर किंग की आईपीओ का सवाल है। वैसे तो पिछले 2 दिनों भी हमने डिस्कस करी है, बट शानदार रिस्पॉन्स सर। रिटेलर्स तो काफी रिटेल तो काफी बड़ी तरह से इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, पर कल HNI और QIB सब्सक्रिप्शन भी बढ़ते हुए दिखा। एक फाइनल व्यू बर्गर किंग आईपीओ पर सर। बर्गर चीज ही ऐसी है दीप, छोटे हो या बड़े, उससे दूर रह पाना मुश्किल है। आप जानते हैं कि फैट है, बाकी वो सारी चीजें जो एक जंक फूड में आप टिपिकली देखना चाहते हैं वो सब कुछ बर्गर में है, लेकिन फिर भी आप खाने का मन तो होता ही है। वैसे ही हाल ये है कि अभी तक कंपनी को प्रॉफिट में आना बाकी है। थोड़े वैल्यूशंस महंगे सस्ते नहीं है बहुत, लेकिन उसके बावजूद सबको चाहिए, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बर्गर किंग का आईपीओ सुपरहिट रहने वाला है। आप चाहे लिस्टिंग पर मुनाफा कमाने के लिए आज से लगाएं पैसा, चाहे लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहें, इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक डबल होने की ताकत रखता है। महंगा था, महंगा है, महंगा रहेगा, यही वाली थ्योरी चलेगी। जब जुबिलेंट फूड का आईपीओ आया था और तब भी सबको यही लगता था कि महंगा था, महंगा है, लेकिन तब भी महंगा था इश्यू के वक्त, लिस्टिंग पर और महंगा हुआ और आज तक महंगा ही ट्रेड कर रहा है। वही हाल बर्गर किंग का भी रहने वाला है। जब तक ग्रोथ है, देखिए जब तक ग्रोथ है, ये स्टॉक्स वैल्यूशन और इस पर देखना बाजार देखता नहीं। वैसे सही है गलत तो अलग बात है, बाजार वैसे नहीं देखता है इन स्टॉक्स को, इन आईपीओ को, इन कंपनियों को। बाजार सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ पर देखता है। आप देखिए ना, जुबिलेंट फूड वर्क्स के जब नंबर्स आते हैं, तिमाही नतीजे, हम सबसे पहले क्या देखते हैं? सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ क्या रही, SSG, यानी कि कितना ग्रोथ, कितना रेवेन्यू विजिबिलिटी। इन स्टॉक्स को रेवेन्यू के दम पर खरीदा बेचा जाता है बजाय प्रॉफिटेबिलिटी के, क्योंकि सबको पता है ये आदत है, लत है, नशा है खाने का, और एक बार पड़ जाए तो फिर लगा रहता है। तो उसी लिहाज से ग्रोथ आपको रेवेन्यू में देखनी है, प्रॉफिटेबिलिटी इवेंचुअली आगे चलकर आएगी, ये आप अज्यूम करके चलते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि बर्गर किंग के आईपीओ में चांस लेना चाहिए। बस दिक्कत एक ही है दीप, और वो ये, जहां आप चांस लेते हैं, जहां आप कॉन्फिडेंट होते हैं, वहां अलॉटमेंट आने की संभावनाएं बहुत कम होती है। तो लगाइए पैसा और दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए भगवान से कि अलॉटमेंट देंगे तो लौट रही है, सिंपल। बिल्कुल, तो नजर रखते हैं सर। बट आईपीओ अच्छा रिस्पांस मिला है, देखते हैं आज फाइनल दिन पर किस तरह के सब्सक्रिप्शन फिगर्स आते हैं। चलिए सर, आज का फिर सेटअप बताइए। आरबीआई पॉलिसी पर नजर है, पर उसके अलावा आज के संकेत क्या बोल रहे हैं? दीप, संकेतों के लिए आज से सिंपल चीज ये है कि आज ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर है। अमेरिका में तेजी हमारी उम्मीद से बेहतर रही है, और तो एक ये संकेत पॉजिटिव है। FIs की संकेत न्यूट्रल से पॉजिटिव साइड पर आए हैं। बाकी संकेतों में कोई खास बदलाव नहीं है। घरेलू फंड्स के नेगेटिव ही हैं, वायदा कारोबार के न्यूट्रल है, सेंटिमेंट और ट्रेंड सेम पॉजिटिव बना हुआ है। आज के ट्रेडिंग सेशन को 2 भागों में बांट लीजिए। अब से लेकर 10 बजे तक पॉलिसी का ट्रेड है, और 10 बजे के बाद गवर्नर साहब क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ करते हैं, उस पर ट्रेड होगा। मेरा ये मानना है कि पॉलिसी को लेकर मैं बहुत उत्साहित नहीं हूं कि गवर्नर साहब बहुत अच्छा कहेंगे, क्योंकि उनके पास अच्छा कहने की गुंजाइश है नहीं, करने की जगह है नहीं। तो अगर न्यूट्रल से नेगेटिव साइड पर पॉलिसी आती है या उनकी कमेंट्री आती है, तो आपको 2 चीज करनी चाहिए, हेजिंग करके रखना चाहिए। हेजिंग कैसे करेंगे? लॉन्ग निफ्टी, शॉर्ट बैंक निफ्टी, ये आज आपका क्लियर कट ट्रेड होना चाहिए पॉलिसी के पहले। और अगर वैसे संभावना कम है, लेकिन अगर पॉलिसी न्यूट्रल रहे तो आपका ये ट्रेड परफेक्ट है, लॉन्ग निफ्टी, शॉर्ट बैंक निफ्टी। पॉलिसी नेगेटिव ही तो भी आपका ये ट्रेड एकदम परफेक्ट है, लॉन्ग निफ्टी और शॉर्ट बैंक निफ्टी। तब आप लॉन्ग निफ्टी हटा लीजिएगा, पॉलिसी खराब है तो शॉर्ट बैंक निफ्टी रखिएगा। और अगर पॉलिसी अच्छी आई
तो भी इसकी संभावना कम है कि बैंक निफ्टी जरूर से ज्यादा तेजी दिखा देगा, लेकिन तब आप इस ट्रेड को न्यूट्रल जीरो कर दीजिए कि चलिए पॉलिसी अच्छी आ गई है तो फिर हम न निफ्टी को लॉन्ग रखते हैं न बैंक निफ्टी को शॉर्ट रखते हैं, खाली फिर लॉन्ग वाला ही मामला रखें, बैंक निफ्टी कम से कम शॉर्ट न रखें। लेकिन तीन में से दो बातों की संभावना ज्यादा है कि बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करे, आपके लिए नीचे की तरफ जाता दिखे। तो ये आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि अगर आप ट्रेड ले रहे हैं पॉलिसी के पहले से तो बैंक निफ्टी ऊपर में आपको बेचना है और निफ्टी खरीदना है। अगर आपको दोनों तरफ ट्रेड लेना है, अगर आपको एक तरफा ट्रेड लेना है तो निफ्टी लॉन्ग बनता है और बैंक निफ्टी शॉर्ट बनता है पॉलिसी के पहले, क्योंकि पॉलिसी में इस बात की संभावना बहुत कम है कि गवर्नर साहब कुछ अच्छा और बेहतर दे सकते हैं या बोल सकते हैं। लिमिटेशन से अब उनको ये डिसाइड करना है हम सबको उन्हें कितना डराना है या कितना कॉन्फिडेंस मजबूत रखना है, ये गवर्नर साहब के ऊपर है। या तो कहेंगे नहीं कोई चिंता की बात नहीं भाई, 2-3 महीने में सब इन्फ्लेशन काबू में आ जाएगा, महंगाई नीचे हो जाएगी, खाने पीने की चीजों के दाम नीचे हो जाएंगे, सब ठीक है। ये तो अभी कोरोना के वक्त है ना, थोड़ा सप्लाई का इशू था, सब कुछ इस वजह से बढ़ गया, लेकिन बात वो नहीं है, बात कोरोना के बाद बढ़ते हुए इन्फ्लेशन की है। तो इसलिए गवर्नर साहब का वो कॉन्फिडेंस है क्या? अच्छा, ग्रोथ को लेकर नहीं ठीक है, सभी जगह ग्रोथ गिरी है, हमारी तो कम गिरी है, हम कंट्रोल में ले आएंगे, अच्छी बात है अगर वैसा बोलते। और वो कहे कि नहीं भाई ग्लोबल में पूरे दुनिया भर में जो कोरोना की दूसरी तीसरी वेव आ रही है उसको देखते हुए अब हमारे यहाँ फिर से जो चिंताएं बढ़ रही है, ग्रोथ को लेकर हमें अभी कंफर्टेबल नहीं है, नवंबर महीने के डेटा उतने मजबूत नहीं दिख रहे हैं, चिंता करिए। तो फिर आपको चिंता करनी पड़ेगी। तो ये वो और लिक्विडिटी को लेकर बढ़ाने का तो कुछ कर ही नहीं सकते, करना भी नहीं है, इतने ज्यादा पैसे ऑलरेडी हैं। अगर छोड़ दे कुछ ना कहें वही पॉजिटिव है, और अगर टाइट करने की कोशिश करे तो नेगेटिव। तो इसलिए कहने का मतलब है कि गवर्नर साहब के पास ज्यादा गुंजाइश है नहीं कुछ अच्छा करने की, खराब कुछ ना करे वही हमारे लिए अच्छा है। सिंपल ये मानकर चलिए कि नथिंग बैड इज गुड, और अगर कुछ खराब करने की कोशिश करे या कहने की कोशिश करे तो फिर बाजार उस पर रिएक्शन देगा। तो मैं पॉलिसी को लेकर अति उत्साहित नहीं हूं, मैं एकदम रियलिस्टिक बात आपको बता रहा हूं कि जो हो सका। अगर मैं गवर्नर होता तो मैं क्या करता, मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूं कि भाई मेरे पास ज्यादा जगह नहीं, मुझसे ज्यादा उम्मीदें मत रखो आप। बस सिंपल चीज है कि मैं इतना ही कर सकता हूं। मैं 8% के इन्फ्लेशन, 8.5% की 7.5% की नेगेटिव ग्रोथ और इतनी एक्सेस लिक्विडिटी के बीच में अगर आप मुझसे उम्मीद करते हैं, नाम शक्तिकांत दास है लेकिन शक्ति भी इन डेटा से आती है और वो डेटा मजबूत नहीं है, तो गवर्नर साहब भी क्या करेंगे? तो उनकी लिमिटेशंस को ध्यान में रखिए। आइए अब आपको बता दूं आज का सपोर्ट जोन 13,060, 13,110 निफ्टी पर सपोर्ट जोन है। पॉलिसी की वजह से एक नीचे की रेंज ध्यान में रखिए 12,925, 12,975 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। 13,175, 13,250 ये ऊपर की रेंज है पॉलिसी से पहले की। अगर पॉलिसी बहुत अच्छी आई तो 13,250 को पार करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज उन लेवल्स पर वो शॉर्ट है। बैंक निफ्टी 29,050, 29,200 सपोर्ट जोन है। इसके नीचे 28,750, 28,900, 28,725, 28,900 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। और ऊपरी स्तरों पर 29,750, 29,900 बैंक निफ्टी के लिए परफेक्ट लेवल है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। बहुत अच्छी पॉलिसी अगर आ गई, आपको हमको सबको पसंद आए तो 30,000, 30,150 वहां प्रॉफिट बुक करिए। ये आपके लिए बड़ी रेंज है दीप आज के लिए। बिल्कुल, तो अहम रेंजेस हैं और पॉलिसी के एसोसिएटेड डेवलपमेंट्स भी फोकस में रहेंगे। अच्छा सर, आज फिर दिन की रेंज कैसे निकल कर आएगी और इस पॉलिसी का इस रेंज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 13,110, 13,175 ये दिन की आज की छोटी रेंज है दीप, और 13,060, 13,200 दिन की मीडियम रेंज है, और बड़ी रेंज 12,975 से 13,250, 12,975, 13,250 ये दिन की बड़ी रेंज आप मानकर चल सकते हैं। इस रेंज पर आप करिए फोकस। बैंक निफ्टी 29,375 और 29,625 आज के दिन की छोटी रेंज है। 29,150, 29,750 दिन की आज की मीडियम रेंज है। 29,050 से 29,900 ये बड़ी रेंज है। 29,050 के नीचे जाएंगे तो नई रिस्क खुलती हुई दिखेगी। 29,900 को पार करेंगे तो 30,200 तक का रास्ता खुलेगा। 29,050 के नीचे जाएंगे तो 28,700, 28,750 तक का रास्ता खुलेगा। ये आपके लिए तीन बड़ी रेंज है, इस पर नजर रखिए। एफआईज की इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन घटकर 75% पर आई है। देखिए लगातार 3 दिनों से एफआईज इंडेक्स में अपनी लॉन्ग पोजीशन घटा रहे हैं। सीरीज की शुरुआत में 82% थी और हमने आपको यही बोला कि देखिए इतनी लॉन्ग पोजीशन चलेगी नहीं, कम करना पड़ेगा, और वहां से लगातार कम होती हुई दिख रही है। पुट कॉल रेशियो जरूर थोड़ा सा कल बढ़कर आया है 1.40 से 1.58।
बहुत अलर्ट वाली बात तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिस्कंफर्ट तो होता है कि आप हायर साइड पर हैं, बड़े दिन, पॉलिसी के बड़े दिन आप ऊपर की तरफ हैं। विक्स 5% घटा है, ये एक अच्छा संकेत है। विक्स में जो 5% की कमी आई, 19 के लेवल पर आया, ये आपके लिए बढ़िया संकेत है। जी दीप। बिल्कुल, तो ये एक अच्छे संकेत आए हैं और लेवल्स भी आपको अनिल जी ने बता दिए हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। सर ये बताएं फिर जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है आज क्या करना चाहिए उन्हें? टाइम लगता है 50, ये है आपके लिए स्टॉप लॉस का लेवल इंट्राडे बेसिस पर निफ्टी पर, चाहे वो आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो चाहे क्लोजिंग बेसिस पर ट्रेड कर रहे हो। और 29,150 ये है आपके लिए बैंक निफ्टी पर स्टॉप लॉस इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर, इस पर फोकस करिए। बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस थोड़ा सा मैंने दूर कल के हिसाब से दिया है, पॉलिसी है उस हिसाब से। निफ्टी पर 13,050 का स्टॉप लॉस रखिएगा। चाहे अगर आप छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो 13,100 भी हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से 13,050 ज्यादा ठीक है। शॉर्ट पोजीशन पर 13,215 ये स्टॉप लॉस का लेवल है जिस पर आपको फोकस करना है। कल का हाई पार करे तो फिर आप एक बार अपनी शॉर्ट पोजीशन को काट लीजिए। और बैंक निफ्टी पर स्टॉप लॉस 29,850 का है, इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ही बेसिस पे थोड़ा दूर है, लेकिन दूर रखें। अगर आपको छोटा रखना है तो 29,650 का रखें, 29,750 का, आपकी कैपेसिटी पर है। लेकिन जो स्टॉप लॉस निकल कर आता है वो 29,850 का निकल कर आता है। जी दीप। बिल्कुल, तो नजर रखिए, ये कुछ अहम लेवल्स रहेंगे एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए। नई पोजीशंस कैसे बनाए सर आज? खरीदारी करने की राय है निफ्टी पर 12,970 और 13,060 की रेंज में यहां पर खरीदारी करें, और तब आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 12,900 का। टारगेट रखिए 13,100, 13,125, 13,175, 13,200। ये 4 टारगेट के लिए आपको करनी है निफ्टी में खरीदारी। आपको जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो निफ्टी में खरीदारी करें, 13,060, 13,110 की रेंज में भी खरीदारी कर सकते हैं। पॉलिसी के पहले चांस है, लेकिन बेहद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका 13,000 का। 13,175, 13,200, 13,250 के टारगेट के लिए यहां पर आपको करनी चाहिए खरीदारी निफ्टी में। बैंक निफ्टी, अच्छा निफ्टी शॉर्ट करने का भी मैं आपको बता दूं, जो लोग निफ्टी शॉर्ट करना चाहते हैं 13,200, 13,250 की रेंज में शॉर्ट करें। 13,300 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 13,175, 13,135 और 13,110 ये 3 टारगेट होने चाहिए जिसके लिए निफ्टी में आप कर सकते हैं बिक वाली। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए निफ्टी के नई पोजीशंस के लेवल। बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए सर? बैंक निफ्टी में खरीदारी करने की राय है 29,050, 29,200 के स्टॉप लॉस के साथ इस रेंज में खरीदारी करनी चाहिए। 29,050, 29,200 की रेंज में 29,000 आपका स्टॉप लॉस होगा। 29,350, 29,450, 29,550, 625, 750, 825, 900 ढेर सारे लेवल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। हर एक लेवल को आपको ध्यान में रखना है। स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलना है आपकी खरीदारी की पोजीशन में। अलग अलग लेवल्स निकल कर आ रहे हैं और उसकी वजह भी बता दो। आमतौर पे इतने लेवल्स नहीं होते, लेकिन अगर आप पिछले कम से कम 2 हफ्तों से देखिए, बैंक निफ्टी 29 से 30,000 की रेंज में बराबर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ऊपर नीचे न 29,000 के नीचे जाता है न 30,000 के ऊपर निकलता है। 25 नवंबर को आपने 30,200 के आसपास का हाई देखा था बैंक निफ्टी में, उसके बाद 30,000 पार नहीं किया और उसी के आसपास 1-2 दिन पहले एक बार 29,000 के नीचे 28,923 फिसला था, उसके जस्ट नेक्स्ट दिन 26 तारीख को, और उसके बाद वापस 29,000 भी नहीं तोड़ा। तो 26 तारीख के बाद न हम 30,000 के ऊपर निकले न 29,000 के नीचे फिसले, और यही वजह इतने सारे लेवल्स आ रहे हैं। नहीं तो मुझे बहुत ज्यादा लेवल्स देने का शौक नहीं है। अगर निकल कर आते हैं ज्यादा तो ज्यादा देता हूं, कम निकल कर आते हैं तो कम दे देता हूं, सिंपल ये है। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी में आपके लिए खरीदारी की है। बैंक निफ्टी आपको बेचना है 29,750, 29,900 की रेंज में। 30,050 का आपका स्टॉप लॉस होगा। 29,650, 29,550, 29,475 और 29,375 ये तमाम वो लेवल्स हैं जहां पर आपको बिकवाली करनी चाहिए। और अगर आज अच्छा गैप मिले बैंक निफ्टी में ऊपर में ओपनिंग में और इन लेवल्स के आसपास आए तो एक बार शॉर्ट करने का मौका आप देख सकते हैं। जी दीप। ओके, तो ये है आपके लिए अहम लेवल्स, नजर रखिए और ऑफ कोर्स इसका पॉलिसी पर भी इंपैक्ट रहेगा। सर डेटा की बात करें, एफआईएस लगातार 22वें दिन खरीदारी करी है। अब हम देख रहे हैं कि एफआईएस का जो बाई फिगर है वो 70,000 करोड़ के मार्क को पास कर गया है इतने कुछ दिनों में। 72,500 करोड़ की बाइंग हो चुकी है और कल भी सर देखा लगभग 3,600 करोड़ की बाइंग थी और इंडेक्स में भी बाइंग देखी, हालांकि एक्सपायरी थी। कैसे देखें सर इस डेटा को?
एक ही तरीका है दीप देखने का, कैसे क्या अच्छा ही देखना है। सब कुछ बढ़िया है। एक दिन थोड़ा सा हल्का सा हाथ खींचा था, तो इसीलिए कल हम बात भी कर रहे थे कि एक दिन के डेटा से डिसाइड मत करिए कि एफआई ने मन बना लिया। देखो वही मैं बोलता हूँ कि जब गाड़ी है ना हाईवे पर 5th गियर में, टॉप गियर में दौड़ रही हो तो और आपको रिवर्स लेनी पड़े तो पहले तो गियर आप चेंज कर करके न्यूट्रल पे लाएंगे, न्यूट्रल के बाद रिवर्स होंगे। ऐसा तो है नहीं कि 5th गियर से एकदम टोटली सिंपल पहले ही एकदम से आप रिवर्स मान रहे हैं और गाड़ी नीचे पीछे चलना शुरू हो जाए। तो एक आध दिन की जो कहीं बीच में स्पीड ब्रेकर आया या टर्न आया तो जहां स्पीड कम होती है ना, वही कुछ हुआ है। तो सबसे बड़ा तेजी का ट्रिगर ही न सिर्फ हमारे बाजारों में बल्कि दुनिया भर के बाजारों में ये बड़ा फ्लो है इक्विटी में आता हुआ, वही होता हुआ दिख रहा है। इतना एक साथ पैसा कभी जिंदगी में हमने आते हुए देखा नहीं। इस साल में बहुत सारी चीजें ऐसी जो जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो जिंदगी में पहली बार देखी है वो फिर से देखना चाहते हैं। वो इस तरह के एफआईज डेटा भी है जहां पर दमदार खरीदारी होती दिख रही। 3600 करोड़ से ज्यादा की कैश में खरीदारी है, नो डाउट। उसमें काफी कुछ दीप कल की खरीदारी में एक हिस्सा एचडीएफसी लाइफ की जो स्टेक बिकी है उसका भी है, तो ये भी ध्यान रखें। कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स हो रही हैं, उसमें एफआईएस की बड़ी खरीदारी है। इंडेक्स में और बाकी मार्केट में शायद उतनी नहीं है, लेकिन पैसा तो पैसा है। तो एक दो तरीके से इस डेटा को देखें, इस मजबूत डेटा को। एक, ट्रेंड बरकरार है। दूसरा, पैसा अब भी लग रहा है। तीसरा जो आपको ये देखना है कि ये ब्लॉक डील्स की खरीदारी है, स्क्रीन की कम है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1440 करोड़ की घरेलू फंड ने बिकवाली की, ठीक है, उनका अपना तरीका है करने का, काम करने का। 175 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे गए, ये भी न्यूट्रल सा डेटा है। 534 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे गए, खरीदे गए, लेकिन उसमें थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखी। तो ओवरऑल डेटा काफी मजबूत है, कोई चिंता की बात नहीं एफआईएस की तरफ से। अब आइए वायदा कारोबार में। प्रीमियम दोनों ही जगह बढ़ी और स्पेशली बैंक निफ्टी में तगड़ी प्रीमियम बढ़ी, ये सरप्राइजिंग है। माफ कीजिएगा, घटी 140 पॉइंट से 93 पॉइंट घटकर आई है बैंक निफ्टी की प्रीमियम, और निफ्टी की प्रीमियम जो है वो 48 पॉइंट से 58 पॉइंट बढ़ी है। तो इंटरेस्ट जो खरीदारी का है वो निफ्टी में 4 लाख शेयर वहां बढ़े भी हैं और प्रीमियम भी बढ़कर आई, जबकि बैंक निफ्टी में प्रीमियम घटी है, ओपन इंटरेस्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ, यानी कि ऊपरी स्तरों पर तेजी की पोजीशन थोड़ी सी बैंक निफ्टी में कम होने के संकेत आपको नजर आ रहे हैं। अब आइए वायदा कारोबार के डेटा। अच्छा, एफआईएस की नेट लॉन्ग पोजीशन 75% पर आ गई है, धीमे धीमे कम हो रही है। थोड़ा 70% के नीचे आने पर हम ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे कि एफआईएस के लिए वापस से खरीदारी करने की जगह बनती है। इन लेवल्स पर एफआईएस इंडेक्स खरीदेंगे नहीं जब तक कि उनकी पोजीशन थोड़ी नीचे की तरफ ना आ जाए। 13,100 इमीडिएटली आज के लिए सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। 18 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में, उसमें से 14 लाख शेयर कल ही के सेशन में जुड़े हैं, तो ये आपके लिए सबसे पहला दिन का सपोर्ट है और उसके बाद 13,000 बड़ा सपोर्ट निकल कर आता है। 13,200 हल्की रुकावट का लेवल है, 15 लाख शेयर वहां पर है ओपन इंटरेस्ट में। सीरीज का पहला दिन है वीकली सीरीज का, तो डेटा बहुत ज्यादा है नहीं, इसी पर फोकस करिए। बैंक निफ्टी में वही डेटा है दीप, 29,000 30,000 हम डिस्कस कर चुके हैं जी। बिल्कुल लाल जी, तो इंटरेस्टिंग डे होगा ट्रेडिंग के लिए, नजर रखिए, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके लिए बता दिए गए हैं। आइए आपको बता देते हैं आज और कौन से स्टॉक्स पर आपको रखनी है नजर, साथ ही ब्रोकरेजेस का क्या कहना है। वरुण, कुशल और आशीष हमारे साथ तैयार हैं। गुड मॉर्निंग वरुण, बताएं आज के अहम ट्रिगर्स और खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं। देखिए, अहम ट्रिगर्स में तो सबसे पहले आरबीआई की पॉलिसी, इसके बाद में बर्गर किंग के आईपीओ का आज आखिरी दिन है, तो वहां पे आपको नजर रखना है। और हैदराबाद में आज से सिनेमा हॉल जो है 50% कैपेसिटी के साथ खुलने वाले हैं, तो फिर से एक बार पीवीआर और आयोनक्स लीजर जो है उनको आप नज़र में रखिए। अब बात करते हैं कुछ एक्सक्लूसिव खबर की। जो हमारी एक्सक्लूसिव खबर है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर कि इस कंपनी के विनिवेश के लिए काफ़ी सारी पार्टी जो है वो इंटरेस्टेड है। जो नए नाम आ रहे हैं उसमें अडानी, एसआर शिपिंग, जी शिपिंग, काफ़ी सारी कंपनी जो है जो सरकार का हिस्सा खरीदना चाहती है। और कैबिनेट सेक्रेटरी जो है इनकी अगुवाई वाले पैनल में अगले हफ्ते इसको लेके फैसला हो सकता है, कुछ वो अगले हफ्ते मिलेंगे। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की शर्तें जो है उनको फाइनल किया जाएगा और 18 दिसंबर तक दीपम जो है वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो जारी कर सकता है। इसके अलावा एमएसटीसी को लेके भी हमारे पास एक एक्सक्लूसिव खबर है कि इसकी सब्सिडरी जो है एफएसएनएल, उसके विनिवेश जो है उसकी प्रक्रिया आखिरी चरण में पहुंच चुकी है और मार्च 2021 तक इस कंपनी की जो विनिवेश है वो पूरा हो जाएगा। तो ये दो स्टॉक जो है वो आपके खास रडार पे होने चाहिए। ग्रैन्यूल्स इंडिया, यूएस एफडीए की तरफ से अर्थराइटिस की एक दवा को इस कंपनी के एएनडीए को मंजूरी मिली है, काफ़ी बड़ा मार्केट है इसका, इसके लिए स्टॉक आज आपके रडार पे होना चाहिए। इसके अलावा कैडिला हेल्थ, सिप्ला, ग्रैन्यूल्स, ग्लेनमार्क जैसे भी कंपनी आपके रडार पे होना चाहिए, क्योंकि एनपीपीए ने 19 दवाओं के दाम जो है उसको फिक्स कर दिया है, जिसमें पैरासीटामोल भी है और इन कंपनीज की काफ़ी दवा इस कैटेगरी में आती है। एसआरएफ, सेंचुरी, इनका
यहाँ पे इनके लिए एक नेगेटिव खबर है कि चीन से इंपोर्ट होने वाले नायलॉन टायर कॉर्ड फैब्रिक जो है उस पर सरकार ने जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी उसको अब रद्द कर लिया है, रिवोक कर लिया है। तो इनके लिए एक नेगेटिव खबर है। एचडीएफसी बैंक, कल याद है आपको, इस बैंक में काफी एक्शन देखने मिला था। इनके तरफ से बयान आया है कि जो ग्राहक है उनको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आरबीआई से मंजूरी के बाद न्यू डिजिटल ऑपरेशंस जो है उसको लॉन्च करेंगे। लेकिन इसी बीच एसबीआई के लिए एक खराब खबर आ गई कि इनका जो डिजिटल ऐप है योनो, उसमें टेक्निकल दिक्कत आ गई है। तो दोनों ही, एचडीएफसी बैंक कल गिरा था, एसबीआई चला था, दोनों स्टॉक्स में नजर रखिए। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर को लेके फिच के तरफ से एक रिपोर्ट आई है। उनका कहना है कि भारतीय बैंकिंग के लिए माहौल जो है वो चुनौती भरा है और ज्यादातर बैंक्स के लिए इन्होंने अपना जो आउटलुक है अभी भी नेगेटिव रखा है। सबसे आखिरी में इंडियाबुल्स इंटीग्रेटेड सर्विसेज 8 दिसंबर से कंपनी का जो नाम है वो बदल जाएगा। जो नया नाम है वो है यारी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड। ओके, तो कुछ अहम डेवलपमेंट्स यहाँ पर आपके लिए जहाँ पर रखनी है नजर। कुशल, बताएं खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं और ढेर सारा फंड एक्शन, प्रमोटर एक्शन है, उसके बारे में भी बताएं। बिल्कुल दीपांशु, काफी सारा फंड एक्शन है और उसके पहले आप देखिए खबरों के दम पर एनसीसी पर आज आप नजर रखिए, क्योंकि राकेश झुंझुनवाला ने यहाँ पर अपना स्टेक बढ़ाया है। 12.14% से बढ़ाकर 13.7% अब इनका स्टेक होता हुआ दिखा है इसमें। साथ ही स्टील स्पेस के लिए लगातार अच्छी खबरों का दौर यहाँ पर जारी है और अब दिसंबर महीने में भी ये अब अनुमान लगाया जा रहा है कि जो स्टील की कीमतें हैं वो 1500 रुपए प्रति टन से इस महीने भी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। साथ ही जो एंटी डंपिंग ड्यूटी जो स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स पर लगाई गई थी उसकी एक्सटेंशन अब 31 जनवरी 2021 तक कर दी गई है। तो काफी सारी देशों से जो इंपोर्ट होता है ये प्रोडक्ट, इस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी से घरेलू स्टील सेक्टर को फायदा होता हुआ नजर आएगा। साथ ही मैरिको, यहां पर इन्होंने सोया चंक कैटेगरी में अपनी एंट्री की है और ये जो हेल्थ केयर ब्रांड है इनका सफोला, उसके तहत इसको मार्केट किया जाएगा और इस सेगमेंट में फर्दर मार्केट शेयर गेन करने की जो है कंपनी की योजना है। साथ ही इंडिगो, यहां पर इन्होंने जो लीव विदाउट पे की पॉलिसी लगाई थी अब 1 जनवरी से ये हटाते हुए नजर आएंगे। कारोबार में जिस हिसाब की वृद्धि हुई है और जिस हिसाब की रिकवरी देखने को मिली है उसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया है और अगले साल तक ये अनुमान कर रहे हैं कि 100% कैपेसिटी का अप्रूवल भी आता हुआ नजर आएगा। साथ ही डीएलएफ, इस पर नजर रखिए। वन हॉराइजन सेंटर से हाइंस के जो स्टेक बेचने पर डीएलएफ जो है वो राइट्स ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल जो है वो यूज कर सकता है। इसकी जो ओनर है इस बिल्डिंग के, फेयरलीफ रियल एस्टेट, इसमें हाइंस और डीएलएफ का 50% की हिस्सेदारी के साथ ये एक जॉइंट वेंचर है और गुरुग्राम की जो ये जो प्रॉपर्टी है इसमें हाइंस जो है वो एग्जिट करना चाहता है। तो इस पर डीएलएफ पर भी नजर रखिए क्योंकि जो वैल्यूएशन है प्रॉपर्टी की वो करीब 2000 करोड़ रुपए की है। साथ ही ओएमडीसी, यहां पर भी फोकस रखिए क्योंकि बद्रशाही माइन से मिनरल डिस्पैच करने के लिए जो है मंजूरी मिल गई है डायरेक्टरेट ऑफ माइन से, जो उड़ीसा में है और यहाँ पर इनके लिए ये डेफिनेटली काफी अच्छी खबर साबित तो हो सकती है। अंत में आपको बल्क डील्स में बताता हूं जिसमें एडीएफ फूड्स पहला है। एबेकस इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड ने करीब 1.9 लाख शेयर्स बेचे हैं 499 प्रति शेयर के भाव पर। साथ ही ऑटम इन्वेस्टमेंट फंड ने भी करीब 4 लाख शेयरों की बिकवाली की है 501 रुपए प्रति शेयर पर। साथ ही पनेशिया बायोटेक, यहाँ पर भी नेगेटिव फंड एक्शन आता हुआ दिखा है जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने करीब 3 लाख शेयरों की बिकवाली की है 243 रुपए 30 पैसे के भाव पर। और सुदर्शन केमिकल, यहां पर फिडेलिटी फंड्स ने ऑलमोस्ट 5.7 लाख शेयरों की खरीदारी की है 463 रुपए प्रति शेयर पर। और प्रमोटर अर्चना अनुज राठी ने ऑलमोस्ट 7.25 लाख शेयरों की यानी कि करीब 1.05% इक्विटी बेची है 464 रुपए 34 पैसे के भाव पर। V2 रिटेल, यहां पर भी बेनेट कोलमैन एंड कंपनी ने 4.5 लाख शेयरों की बिकवाली की है 97.5 रुपए प्रति शेयर पर। मैट्रिमनी.com, व्हाइट कुक इंडिया इक्विटी ने करीब 1.5 लाख शेयरों की खरीदारी की है 721 रुपए 40 पैसे पर। साथ ही बीएनपी परिवार, इन्होंने करीब 1.25 लाख शेयर जो है वो खरीदे हैं सेम प्राइस पर। और सीएमडीबी ने 5 लाख शेयरों की बिकवाली की है। एचडीएफसी लाइफ, यहां पर अगर आप देखें तो कल की जो ब्लॉक डील है उसके नंबर आए हैं। स्टैंडर्ड लाइफ मॉरिशस होल्डिंग ने ऑलमोस्ट 2.25 करोड़ शेयरों की बिकवाली की है 619 रुपए 15 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। और कुछ एक इनसाइडर ट्रेड्स है मेरे पास जिसमें अरविंद लिमिटेड, प्रमोटर अमरदीप होल्डिंग ने 1 दिसंबर को करीब 1.1 लाख शेयरों की बिकवाली की है। आरती इंडस्ट्रीज, प्रमोटर वैलिएंट ऑर्गेनिक्स ने 27 नवंबर को 14,000 शेयर बेचे हैं। और अंत में गोदरेज एग्रोवेट, यहां पर भी प्रमोटर गोदरेज इंडस्ट्रीज ने 27 नवंबर को ही करीब 15 लाख शेयर जो है वो खरीदे हैं। तो इनके लिए ये पॉजिटिव ट्रेड है।
बिल्कुल, तो भरपूर फंड एक्शन और साथ ही प्रमोटर एक्शन आपके लिए। आइए देखते हैं आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, आज की रिपोर्ट्स के बारे में बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले एचडीएफसी बैंक सीएलएससी की रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लक्ष्य दिया 1700 रुपए का। 1381 कल की क्लोजिंग है। मान रहे कि आरबीआई ने जो इनके डिजिटल्स पर करीब 3 से 6 महीने की रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, इससे FY22 की आय पर थोड़ा असर देखने को मिल सकता है। हालांकि इसमें जो रिकवरी होगी वो भी काफी तेज देखने को मिलेगी और लॉन्ग टर्म फंडामेंटल जो है वो इंटैक्ट हैं, जिसके चलते खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट सीएलएससी की ही रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। 5900 रुपए के लक्ष्य के लिए 4895 कल की क्लोजिंग है और ये कह रहे कि कम खर्च पर कंपनी ने क्षमता विस्तार किया है और आगे जाकर इंडस्ट्री का आउटलुक बढ़िया नजर आ रहा है, जिसके चलते स्टॉक पर बुलिश है। कोल इंडिया लंबे समय के बाद यहां पर ब्रोकरेज हाउस की काफी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। जेपी मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, ऊंचे लक्ष्य दें 192 रुपए के, 133 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। मान रहे कि ई ऑक्शंस वॉल्यूम में भी एक इजाफा देखने को मिलेगा, रियलाइजेशंस में सुधार देखने को मिलेगा और आगे जाकर जो रिसीवेबल्स हैं इनकी भी स्थिति सुधरते हुए नजर आएगी। इसके लिए स्टॉक पर फोकस रखेंगे। रैलिस इंडिया आखिर में यहां पर मैक्वायरी की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। 350 रुपए के लक्ष्य के लिए 286 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे कि मैनेजमेंट जो है वो ग्रोथ को लेकर काफी ज्यादा बुलिश है और पूरा क्रॉप केयर सेगमेंट में आगे जाकर बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी, जिसके चलते इन्होंने FY21-23 के EPS अनुमान में करीब 2 से 3% की बढ़ोतरी की है। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जहां पर आज आपको रखना है फोकस और नजर। स्टॉक्स में दिखेगा एक्शन इन्हीं के दम पर। आइए एक्शन की करते हैं शुरुआत पिक ऑफ द डे का बिगुल हमारे सभी एक्सपर्ट्स के लिए। शुभ शुरुआत करें। शुभम जी बताइए आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। आज का जो मेरा पिक है वो खरीदारी के राय है HCL टेक पर। और HCL टेक को अगर हम देखें तो अपने बाकी आईटी कंपनी से थोड़ा सा विपरीत यहाँ पे डेटा पॉइंट्स बनते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे कल जो मेजर कुछ आईटी कंपनीज में गिरावट देखने को मिला, लेकिन फिर भी HCL टेक का जो प्राइस एक्शन है वो पॉजिटिव था और कल एक ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। और पिछले 10 से 15 दिन से अगर हम इसमें देखें तो लॉन्ग अनवाइंडिंग का एक बेहतरीन यहाँ पे साइकिल बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसमें आगे भी हमें और शॉर्ट टर्म में परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो HCL टेक का 270 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है, जो लगभग 29 रुपए के आसपास क्लोज हुआ है, उसको खरीदे। यहाँ पे 36 रुपए का टारगेट होगा और 25 रुपए पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। तो आज का जो मेरा पिक है वो है HCL टेक। ओके, HCL एक मिनट, कौन सा कॉल ऑप्शन करना है? 870 ना? बिल्कुल 870 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, 29 रुपए पे खरीदना है, 36 का टारगेट, 25 का स्टॉप लॉस। ओके, 25 का स्टॉप लॉस, 36 का टारगेट, 870 रुपए वाला कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। परफेक्ट। सचिन जी बताएं सर, आपका आज का पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर फार्मा वापस फ्लेवर में आ चुका है। जिस तरीके से कल के सत्र में वापस एक ब्रेकआउट के बाद की फॉलो अप एक्शन मिली थी, मुझे लग रहा है यहाँ पर काफी अच्छी आउट परफॉर्मेंस हो सकती है हफ्ते भर के लिए। सो उसमें अगर हम देखें तो डॉक्टर रेड्डीज का भी पैटर्न काफी अच्छा है, सिप्ला एक ब्रेकआउट पे है, बट मुझे लुपिन इस काउंटर का जो रिवॉर्ड टू रिस्क अपॉर्चुनिटी है वो काफी बेहतरीन लग रही है। इनफैक्ट जिस तरीके से वीकली चार्ट पे एक बुलिश हरामी फॉर्मेशन था, वो पर्टिकुलर फॉर्मेशन इस हफ्ते में कंफर्म होते हुए नजर आ रहा है। जिस तरीके से 920 का जो एक इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस था वो कल के सत्र में वायलेट हुआ है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से मोमेंटम काफी स्ट्रांग हो सकता है काउंटर में। 900 के आसपास काफी स्ट्रांग बिल्टअप ऑलरेडी हो चुका है। वहीं पे इसके 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी प्लेस थी। सो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी लुपिन इस काउंटर में 960 के टारगेट के लिए, 905 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, 905 का स्टॉप लॉस, 960 का टारगेट, खरीदारी करें लुपिन में आपके लिए। वागल साहब सुप्रभात, बताएं सर आपका स्टॉक। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। अनिल जी आज मेरा मोटा है क्योंकि जो इवेंट है तो मार्केट अगर गैप पे खुलता है फिर थोड़ा सा चॉपीनेस आ सकता है, तो मैं उसमें वेट करूंगा और फिर ड्यूरिंग द डे देखेंगे। तो फिलहाल मैंने कुछ स्टॉक आइडेंटिफाइड नहीं किए हैं। मैं आज के लिए बिफोर द मार्केट मोटा का इस्तेमाल करूंगा।
परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो नोटा है आज वागले साहब की तरफ से। बंसल जी, आपकी तरफ से नोटा या नोट? नहीं अनिल जी, देखिए मेरी तरफ से एक तो पिक ऑफ द डे है, जो तो हम देते ही हैं। पिक ऑफ द डे तो मेरा है ग्लेनमार्क फार्मा 481, 481 का स्टॉप लॉस, 500 के लक्ष्य के लिए ग्लेनमार्क फार्मा को खरीदना है। और अनिल जी देखिए काफी काम करा है मैंने, तो मेरे पास अनिल जी एक पिक ऑफ द सीरीज भी है, अगर आप बोले तो दूं मैं अनिल जी। अरे ये पिक ऑफ द सीरीज की शुरुआत में, सीरीज के अंत में होना चाहिए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। हाँ, सीरीज की शुरुआत को ज्यादा दिन नहीं हुआ है और वीकली सीरीज की तो आज ही हुई है। तो बताएं बंसल जी, पिक ऑफ द सीरीज बता ही दीजिए। अनिल जी मेरा पिक ऑफ द सीरीज है क्रूड। अनिल जी क्रूड जो एमसीएक्स पे ट्रेड होता है उसको आप खरीदने की राय है 3250, 3250 का स्टॉप लॉस लगाना है और क्रूड को खरीदना है। ये है पिक ऑफ द सीरीज। ओह, कच्चा तेल। ओहो, टारगेट तो बताओ सर, स्टॉप लॉस बताया, आगे ऊपर जाएगा कितना? देखिए अनिल जी सब कुछ एक साथ नहीं मिलता है जीवन में, तो टारगेट के लिए जुड़े रहे, चिपके रहे जी बिजनेस के संग। अच्छा, एक चीज तो पक्की है, देखिए अब कच्चा तेल खरीद के रख तो नहीं सकते। आपकी राय पे हम सब लोग एक काम जरूर करेंगे, हमारे पैनल पे जितने एक्सपर्ट बैठे हैं, देखो भाई बंसल जी को कच्चा तेल ऊपर जाते हुए दिख रहा है, सब अपनी अपनी गाड़ियों के टैंक फुल करवा लें और पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ जाए उससे पहले आप अपने हाथ में जो कर सकते हैं। तो हमारे हाथ में कच्चा तेल खरीदना तो है नहीं कि खरीद के स्टोर कहाँ करेंगे, ड्रम में रखेंगे, बैरल पता नहीं एक बैरल में कितना सारा आता होगा भगवान जाने। तो हम तो खाली अपना टैंक फुल करवा लेंगे। इतना काम बंसल जी आपकी एडवाइस पे जरूर हम कर लेंगे और बाकी सब लोगों को भी यही राय है। आइए कुणाल जी, सुप्रभात, बताइए सर आपका स्टॉक। अनिल जी सुप्रभात। अनिल जी मेरे खरीदारी की राय है और खरीदना है स्पाइस जेट, जिसमें कि हमने एक बड़ी तेजी कल के ट्रेडिंग सेशन में देखी थी। इंडिगो स्पाइस जेट दोनों ही चार्ट्स पर बहुत ही दमदार लग रहे हैं, लेकिन स्पाइस जेट अनिल जी मुझे विशेष रूप से स्ट्रांग लग रहा है। चार्ट पर 75 की एक हर्डल थी, वो भी पार होती हुई दिख रही है। अब यह स्टॉक सीधा जो है 90 रुपए पर ही विश्राम करेगा। तो यहां पर मौजूदा स्तरों पर मेरी खरीदारी की राय है, स्टॉप लॉस रखें 77 हाफ पर, 77 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस है और 85 हाफ और 87 हाफ, ये दो टारगेट्स हैं जिनके लिए स्पाइस जेट में खरीदारी की राय। ओके, स्पाइस जेट में करें आप उड़ान भरने की तैयारी, ये है आपके लिए राय। आइए हमारे और भी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित जी भी हमारे साथ है। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सुमित जी क्या है आपकी राय, और आपका भी अगर ये क्या इसको कहते हैं कच्चे तेल की जगह सोने होने में खरीदारी करने का इरादा हो तो बता दें। आपने कहा भी था कि सोना खरीदने का वक्त आ गया और उसके बाद से सोना घूम गया, देखिए मजबूत हो रहा है, रोज 500 रुपए बढ़ रहा है। बिल्कुल अनिल जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अनिल जी एकदम सही आपने बात छेड़ ली। सुबह पहले गोल्ड में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। पिछले हफ्ते शुक्रवार के दिन ही हमने गोल्ड के ऊपर डिस्कशन किया था 3:30 बजे, और उस टाइम पे गोल्ड चल रहा था $1780, $1790, और अब गोल्ड आ चुका है $1845 के ऊपर, यानी $50 से $60 की तेजी पिछले 5 से 6 दिनों के अंदर गोल्ड में देखने को मिली है। 1200 से 1400 रुपए की तेजी देखने को मिली है और अभी तेजी बाकी है, जस्ट शुरुआत हुई है। तो यहां से गोल्ड में अच्छी रैली देखने को मिलेगी। 50,000 के लेवल जल्दी ही ब्रेक होंगे और वापस से 52 से 53,000 के लेवल गोल्ड में देखने को मिलेंगे। तो गोल्ड में तो खरीदारी करनी ही करनी है, और राकेश जी के साथ क्रूड में, कच्चे तेल में भी खरीदारी करें, वो भी यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। अब इक्विटीज की अगर बात करते हैं अनिल जी, तो जो आज का पिक ऑफ द डे, और ये पोर्टफोलियो वाला पिक भी है, इसको पोजिशनली भी होल्ड करें और आज इंट्राडे में भी इसमें मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए। सीमेंट सेक्टर का दिग्गज स्टॉक अल्ट्राटेक सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट में 4880 4890 के पास बाइंग बनती है। स्टॉक यहां से ऊपर में 4980 से 5000 ये इमीडिएट टारगेट दिखाएगा, और इस बारी 5000 का लेवल ये ब्रेक करने पे 5200 से 5300 तक के लेवल जल्दी ही अल्ट्राटेक सीमेंट में पोजिशनली देखने को मिलेंगे। तो पिक ऑफ द डे के तौर पे अल्ट्राटेक सीमेंट में करें खरीदारी। नीचे में 4810 का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 4980 से 5000 के लेवल इमीडिएट ट्रेडिंग के टारगेट है, फिर 5250 से 5300 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय अल्ट्राटेक सीमेंट में।
आती हुई अल्ट्राटेक सीमेंट सिद्धार्थ जी को भी पसंद है। लगातार उन्होंने कहा कि इस सेक्टर लीडर के साथ रही, यहाँ पर बड़ी तेजी बनेगी। और सिद्धार्थ जी के पसंद का एक स्टॉक कल और कमाल करता दिखा, वो है SBI कार्ड्स। जो HDFC बैंक की खबर आई थी कि उनके लिए अब नए कार्ड्स इशू करने पर रोक लगाई है, क्रेडिट कार्ड्स इशू करने पर RBI ने, उसका फायदा SBI कार्ड्स को मिला। तो कल भी हम सुमित जी, सिद्धार्थ जी आपको याद कर रहे थे SBI कार्ड्स के नाम पर। बताइए आज का आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। धन्यवाद, आप मुझे याद करते हैं SBI कार्ड के ऊपर। बट आज जो अभी चर्चा चल रही थी कच्चे तेल की, तो कच्चा तेल तो हम खरीद नहीं सकते, आपने एकदम सही कहा। पर कच्चे तेल से जो रिफाइंड प्रोडक्ट जो कंपनी बनाती है वो खरीद सकते हैं। मुझे लगता है ऑयल एंड गैस स्पेस में एक तेजी बन सकती है, और उसमें से अगर कुछ चुनना हो तो वो शॉर्ट टर्म, 1 महीने के पर्सपेक्टिव से, शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से चुन सकते हैं BPCL को। BPCL खरीद सकते हैं, टारगेट होना चाहिए 445। अभी ही प्रिलिमिनरी 3 बिड्स आई है ये कंपनी के खरीदारी के लिए, तो मुझे लगता है कि BPCL में एक तेजी बन सकती है 445 के टारगेट के लिए। सिंस ये शॉर्ट टर्म ट्रेड है, तो अगर कुछ स्टॉप लॉस वगैरह लगाना भी हो तो 370 का लगाना चाहिए। ओके, अगर स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करना है 370 का लगाएं, और नहीं तो रहें आप BPCL के साथ। सारे डाइवेस्टमेंट स्टॉक आज रहेंगे एक्शन में। डाइवेस्टमेंट पर सरकार बहुत तेजी से काम करती हुई दिख रही है। आज जी बिजनेस की 2 बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर भी आपके लिए आएगी डाइवेस्टमेंट को लेकर। उससे पहले एक खबर जो शिपिंग कॉर्पोरेशन को लेकर है, जिसमें 16 दिसंबर के पहले एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी कर दिए जाएंगे। और जो रोड शोज किए उसमें काफी बड़े नाम सामने आते हुए दिख रहे हैं। वेदांता ग्रुप ने दिलचस्पी दिखाई है, अदानी ग्रुप ने दिखाई है, साथ ही SR शिपिंग, दुबई पोर्ट वर्ल्ड, कई सारे देशी विदेशी नाम हैं जो दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ऐसे में जरा इसके चार्ट देखिए सुमित जी, और बताइए शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कितना बढ़ सकता है आज। अनिल जी, ये स्टॉक कंटिन्यूसली तेजी दिखा रहा है। पिछले 4-5 दिनों में स्टॉक ने लोअर लेवल से बहुत बढ़िया मूव दिखाया है। स्टॉक 50 रुपए से लेकर 60 रुपए तक आ चुका है, और अभी भी स्टॉक में ऐसा लगता है कि और पोटेंशियल है यहां से ऊपर का मूव दिखाने के लिए। SCI यहां से ऊपर में 65 रुपए से लेके 68 रुपए तक का मूव दिखा सकता है, यानी करंट लेवल से 10% का अपसाइड मूव अभी और स्टॉक के अंदर बाकी है देखने को, जो कि जल्दी देखने को मिलना चाहिए। हो सकता है वो आज या 1-2 दिन के अंदर देखने को मिल जाए। 65 से 68 रुपए तक के टारगेट्स SCI के अंदर देखने को मिल सकते हैं। नीचे में स्टॉक का जो सपोर्ट है 58 रुपए के आसपास है। छोटे से स्टॉप लॉस से बाय बनता है 65 से 68 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त सुमित जी की तरफ से शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। MSTC एक और स्टॉक है जहां पर भी एक्शन भरपूर है, और यहां पर भी हमारी खबर ये कि इनकी एक सब्सिडरी है, 100% सब्सिडरी, उसका विनिवेश होने जा रहा है। और वो मार्च 2021 यानी कि अगले 3-4 महीनों में ही इसे पूरी तरह से कंप्लीट करने का इरादा सरकार रखती है। MSTC, जरा इसके चार्ट देखिए और बताइए कुणाल जी, इसके चार्ट में दम है, खरीदारी करने का इरादा रखते हैं आप? अनिल जी देखिए, चार्ट अच्छा है, काफी समय से कंसोलिडेशन स्टॉक में चल रहा है। केवल एक समस्या यह है कि एक रेजिस्टेंस है 175 पर, और ये 175 की रेजिस्टेंस काफी बड़ी पुरानी रेजिस्टेंस है। तो मेरी राय में अनिल जी 175 पार हो जाए, स्टॉक में एक ब्रेकआउट हो तो डेफिनेटली बाय करें। एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहां निर्माणाधीन है, लेकिन ब्रेकआउट 175 का जरूरी है। 175 के ऊपर ब्रेकआउट आने पर इसमें खरीदारी की राय होगी। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त। MSTC पर भी, यहां पर भी एक्शन भरपूर आपको आता हुआ नजर आएगा। कुछ और स्टॉक जो एक्शन में दिख रहे हैं वहां पर राय ली जाए। HDFC लाइफ कल आपने ऐसे स्पेशल पिक के तौर पर भी दिया था, जो स्टैंडर्ड लाइफ ने बिकवाली की उसके बाद अब क्या टारगेट रखनी चाहिए सिद्धार्थ जी, जरा इसके लिए बताएं, शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी और थोड़े लॉन्ग टर्म के भी। मुझे लगता है कि जो मैं टारगेट दूंगा वो शायद बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आपको नहीं देखना पड़ेगा। 745 हमारा टारगेट है HDFC लाइफ पे, और जिस हिसाब से कोरोना काल में जो रिन्यूअल जो हो रहे थे पॉलिसी के, वो थोड़े स्लो डाउन हो गए थे, नए कस्टमर एडिशन स्लो डाउन हो गए थे। मुझे लगता है वो पेस में आ जाएगा। मुकाबला अगर अमेरिका या दूसरे इत्यादि देशों से करे तो भारत में अभी भी पेनिट्रेशन लेवल बहुत लो है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि इंश्योरेंस स्पेस एक सुरक्षा कवच का स्पेस है, और उसमें से HDFC लाइफ दिग्गज है। ओवरहैंग जो स्टैंडर्ड लाइफ का स्टेक सेल का था वो भी चला गया। 745 हमारा टारगेट है, बिल्कुल बने रहिए, बिल्कुल ऐड करिए।
बिल्कुल, तो इंश्योरेंस पैक पर बने रहिए, ऐड करिए। 745 का टारगेट एचडीएफसी लाइफ पर आ रहा है, पर इंश्योरेंस स्टॉक्स पर लगातार हमारे एक्सपर्ट्स का पॉजिटिव व्यू ही रहा है। मैरिको, इस स्टॉक पर भी नजर डालिए। कल किरण जी ने खरीदारी की राय दी थी और उनका टारगेट भी हिट होते हुए दिखा था। साथ ही खबर आई है कि ये अब सोय चंक्स के बिजनेस में जा रहे हैं, हेल्थ फूड कैटेगरी में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं इस समय। एक बार चार्ट देखिए शुभम जी, और बताइए मैरिको कल फाइनली थोड़ा मूवमेंट आते हुए दिखा, क्या मोमेंटम बरकरार रहेगा? 400 के ऊपर जाते हुए देखते हैं इसको। बिल्कुल दीपांशु जी, इनफैक्ट बहुत ही बेहतरीन कैंडिडेट है। अगर इसको हम थोड़ा सा अगर पोजिशनल पर्सपेक्टिव से अगर पोर्टफोलियो में खरीदने के बारे में सोचें तो स्टॉक अपना जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है उसको अटेम्प्ट कर रहा है। इस बार एक न्यू हाई पे क्लोजिंग देने में भी सक्षम रहा है और मुझे लगता है कि ये जो इतने लंबे समय के बाद हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है, उसके बाद यहाँ पे डेफिनेटली एक मीडियम टर्म मूव देखने को मिलना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल पॉजिटिव है। 410 415 के शॉर्ट टर्म लेवल होंगे, लेकिन मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा होगा कि इसको पोर्टफोलियो में खरीदें और अगर इसको 2 महीने का समय दिया जाए तो मुझे लगता है कि 470 475 तक के भी लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो पोजिशनली बाय है। 375 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और अपसाइड में 470 475 तक का इसमें टारगेट होगा। ओके, तो ये है आपके लिए मैरिको। नजर रखिए, इस पर मूवमेंट आते हुए दिख सकता है। एसआरएफ लगातार एक्शन में रहा है ये स्टॉक और काफी सारी पॉजिटिव खबरें भी आई हैं। कुछ पॉजिटिव खबरें तो हमने हमारी एक्सक्लूसिव कवरेज में भी आपको इसी हफ्ते बताई थी, पर एक नेगेटिव खबर भी आज आती हुई दिखी है। सचिन जी, एसआरएफ के चार्ट देखिए और बताइए। वैसे तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव रहा है, पर अगर नेगेटिव खबर पर रिएक्ट करता है तो फिर कैसा मूव दिखेगा? चीन से इंपोर्ट होने वाले नायलॉन टायर कॉर्ड फैब्रिक पर ड्यूटी हटा दी गई है। 5 साल के लिए ये ड्यूटी लगी थी, वो पीरियड खत्म होने के बाद 6 महीने की एक्सटेंशन भी थी। अब उस एक्सटेंशन के बाद ये ड्यूटी हटा दी गई है। बट एसआरएफ का स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है और अगर खबर पर डिप आता है तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए दीपांशु, यहाँ पर स्ट्रक्चर तो काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट जिस तरीके से ये हाई टॉप हाई बॉटम सीक्वेंस चल रही है, अपनी 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके चल रहा है काउंटर, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक नियर टर्म रेजिस्टेंस जरूर फॉर्म हुआ था अराउंड 5350 के आसपास, जहां से एक छोटा सा करेक्शन जरूर आया है। मुझे लग रहा है इसी कंसोलिडेशन फेज का अगर हम लोअर बैंड देखें तो लगभग अराउंड 5150 के आसपास का है। अगर यहाँ तक डिक्लाइन आती है तो मुझे लग रहा है वहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वापस बन सकती है लॉन्ग बिल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर मेजर डिस्टॉर्शन नहीं नजर आ रहा है। इनफैक्ट स्ट्रक्चरली मुझे लग रहा है कि यहाँ से 5030 जब तक ब्रेक नहीं होता, आई थिंक तब तक ये स्ट्रक्चर वैलिड होगा। एंड जिस तरीके से ओवरऑल पैटर्न प्लेस्ड है, एक्सपेक्टेशन है कि 5700 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड होनी चाहिए। तो अगर डिक्लाइंस आते हैं तो हेल्दी होंगे बाइंग के लिहाज से। 5040 का स्टॉप लॉस होगा एंड 5700 का पोजिशनल टारगेट होगा। ओके, तो ये है आपके लिए एसआरएफ पर नजर रखिए स्टॉक पर। सिद्धार्थ जी, ग्रैन्यूल्स आपने रिसेंटली रिवाइज टारगेट्स भी दिए थे। यूएस एफडीए से इन्हें पेनिसिलिन कैप्सूल के जेनेरिक वर्जन के एनडी को मंजूरी मिल गई है पिछले साल $67 मिलियन के सेल से। क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है इस अप्रूवल से कंपनी के लिए? कुछ आपने अगर नजर डाली हो, और ग्रैन्यूल्स का जो मोमेंटम है वो बरकरार रहेगा? बिल्कुल, ये बहुत पॉजिटिव खबर है दीपांशु कंपनी के लिए। और हमारे टारगेट प्राइस अभी भी बरकरार है 455 का, 455 का। और ये स्टॉक को जो हमने पकड़ा है 180 के लेवल से, इसको हम पकड़े रहेंगे। बार बार टारगेट को रिवाइज करने का ट्राई करेंगे और अपॉर्चुनिटी जैसे जैसे बनती जाएगी ये कंपनी के लिए, फार्मा एपीआई स्पेस में और फॉर्मुलेशन स्पेस में, ये कंपनी बहुत बेहतरीन है। जब भी गिरावट देखने मिले, इसको जरूर आपको दोनों हाथों से एक्यूमुलेट करना। ओके, तो ये है आपके लिए अक्यूमुलेट करने की राय दोनों हाथों से। ओके, एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से, मतलब भर भर के तगड़ा जबरदस्त खरीदना है। ये है राय सिद्धार्थ जी की तरफ से। और सिद्धार्थ जी तो काफी समय से ग्रैन्यूल्स खरीदारी करने की राय दे रहे हैं।